जी गुरुजी, आप जयपुर घराने के डायरेक्ट डिसेंडेंट हैं, तो आप कृपया जयपुर घराने के ट्री के बारे में विस्तार रूप से बताएं प्लीज़। मैं इस घराने की 8वीं पीढ़ी हूँ और हमारा जो घराना शुरू हुआ था वो हमारे जितने परदादा होंगे आप गिन सकते हो, भानु जी के साथ शुरू हुआ था। भानु जी, फिर उनके मालू जी, सहजा जी, कान्हा जी, गिरधारी जी, हरिप्रसाद जी, हनुमान प्रसाद जी, फिर हमारे ताऊ जी मोहन लाल जी, चिरंजीव लाल जी, नारायण प्रसाद जी, फिर मैं चरण तुलसी। ये जो आपने बताया है ये एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे बताया है। एग्जैक्टली इसमें कुछ थोड़ा मिस भी हो सकता है, क्योंकि लेकिन अगर आप कोई भी किताब उठाओगे, और किताब भी सबसे अच्छी किसी ने लिखी तो तीर्थराम आज़ाद जी ने जो किताब लिखी है उसमें एग्जैक्टली उन्होंने सब जगह भ्रमण किया है हिंदुस्तान में, और सही बातें इकट्ठी करके लिखी है। एक तरफा कुछ नहीं लिखा उन्होंने, सबको बराबर संतुलन में लिखा है। तो उसमें पूरी हमारी वंश परंपरा है। और वैसे भी अगर आप टाइप करोगे मेरा नाम, तो घरानों के अंदर लखनऊ घराने का भी सारा नाम आता है, जयपुर घराने का भी पूरा नाम आता है, बनारस घराने का भी नाम आता है कि इसके कौन कौन भानु जी से लेकर शुरू होते हैं। फिर उस परंपरा में, शिष्य परंपरा में कौन कौन जो महान हुए उनके भी नाम आते हैं इंटरनेट पे। जी, तो आप पुरानी गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत जो सिखाने की पद्धति थी जी जी। उसके बारे में आप कुछ बताएंगे। हम लोगों ने जो सीखा है ना, वो एक अलग गुरु परंपरा उसको कहते हैं। लेकिन जब हम सीखते थे तो हमें 3-3 महीने में, 6-6 महीने में एक सबक मिलता था। और आज जो फ़र्क है वो ये है कि अगर हम क्लास करते हैं, वैसे भी विदेशों में तो हफ्ते में एक दिन की क्लास होती है, हफ्ते में बच्चा एक ही दिन आता है। तो 2 हफ्ते अगर उसको कुछ नई चीज़ नहीं सिखाई तो पेरेंट्स पूछ लेते, सर आपने 2 हफ्ते तो इनको कुछ सिखाया नहीं। हमारे टाइम में ये होता था कि अगर हमको एक चीज़ सिखा दी है तो बस वो करते जाओ, और जब उनको लगता था कि एक चीज़ ठीक करी है तब फिर वो दूसरा कुछ सिखाते। लेकिन उसमें ये ज़रूर होता था कि वो जो एक चीज़ है ऐसे निखर कर आती थी कि उसका कोई जोड़ नहीं होता था। हमारी जो प्रैक्टिस होती थी, तो हम जब एक ही परन करते थे तो एक ही परन को 20 बार कर लिया, और 20 बार करने के बाद एक बार अगर ज़रा सा थोड़ा सा गलती हो गई तो वो कहते हैं वापस 20 बार करो इसको। तो वो थोड़ा कठोर बना भी था उसमें। लेकिन सौभाग्य से पुराने जो गुरु लोग थे बहुत गुस्से वाले और पनिशमेंट करने वाले भी होते थे, लेकिन मेरे पिताजी ऐसे नहीं। वो बहुत प्यार से सिखाते थे, चाहे रिपीट ज़रूर करवाते थे। ऐसा नहीं है कि मतलब प्यार में आप इतना भी हो जाए कि बच्चा गलत भी कर रहा था उसे नहीं, वो नहीं था। लेकिन मुझे बहुत प्यार से सिखाया गया। अच्छा, बोलते हैं कि जयपुर घराने में सिर्फ चक्कर 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 धाड़ 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 तैयारी भाव नहीं होता है। तो इसके बारे में इसके पुराने। बारे में जो मैं आपको बात बताऊंगा वो सच्चाई ये है कि 1950 से पहले लखनऊ घराने में चक्कर नहीं थे, तत्कार की वेरिएशंस नहीं थी, जयपुर घराने में उतनी नफासत नहीं थी, उतनी खूबसूरती नहीं थी, क्योंकि वीर रस के हिंदू राजाओं के और वो युद्ध चलते थे, तो वो वीर रस की जो रचनाएं होती थी, सिंगन के दांत तोड़ मेरु को मरोड़ फोड़, अंबर सुंग धरा जोड़ पाई नेक नाम, इस किस्म का वो होता था वातावरण। वहीं जो लखनऊ में तत् तत् दिग धा दिग 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 धा दिग दिग तत् तत् थे, तत् तत् थे, ये होता था। लेकिन दिल्ली में जब ये कथक केंद्र तो बाद में बना है, पहले भारतीय कला केंद्र था, जिसमें कि मेरे फादर का निधन हुआ था 1958 में। उसके बाद सुंदर ताऊ जी आए, वो जयपुर घराने की उस समय सुमित्र चंद्रराम जी ने और सबने एक बढ़िया काम किया। केशव कोठारी भी उस समय डांस ऑफिसर होते थे, बाद में तो सेक्रेटरी भी बने। तो उन्होंने क्या किया कि दोनों घरानों के लोगों को उसमें रखा। एक तरफ शंभू महाराज थे, इनकी आपस में लड़ाइयाँ भी रोज़ होती थी, रोज़ शाम को वापस गले मिल लेते थे, वो वातावरण था। तो
वो जो हुआ उससे एक ये फ़ायदा हुआ कि लखनऊ में जो चीज़ नहीं थी वो जयपुर से उन्होंने प्राप्त कर दी, और जयपुर में जो चीज़ कमी की थी वो उन्होंने उनसे, और बिना कहे। तो इतने सालों से जो परंपरा चल रही थी, दोनों एक दूसरे को तो कह रहे हैं ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसको तो लें। तो दोनों के जो आज का कथक नृत्य है, आप देखोगे, आप मेरे को बता दो किसी लखनऊ कराने वाले चक्कर करते हैं, तत्कार नहीं करते हैं, इतनी वेरिएशन कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, तो कहाँ से आए? आज के जयपुर वाले भाव प्रधान चीज़ें नहीं कर रहे हैं, या कोई खूबसूरती या उनके अंदाज में कोई खूबसूरती नहीं है, बता दीजिए। तो ये दोनों ने इसको बेईमानी कर लीजिए, लेकिन बेईमानी भी करी तो अच्छी वाली करी, जिससे कि कथक नृत्य के लोगों को और आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। अब जब हम बाहर जाते हैं तो हम सिर्फ कथक ही नृत्य बोलते हैं, हम कोई घराने का नाम नहीं लेते हैं। लेकिन जैसे हम किताबी बातें करें तो कथक नृत्य ये है, कथा कहे सो कथक कहलाए। इसके 4 घराने हैं, लखनऊ, जयपुर, रायगढ़, बनारस। तो डिफ्रेंशिएट कैसे करें? पहले तो आप यहाँ से पहले इसका शुद्धिकरण करिए। घराने सिर्फ 2 थे, बाकी जो 2 निकले हैं बनारस घराना और रायगढ़ घराना। ये तो अभी मेरे ख्याल 10 साल हुए होंगे इसको निकले हुए। ये सब जयपुर लखनऊ की शिष्य परंपरा में से निकले हैं। रायगढ़ में जयपुर के भी गुरु थे, लखनऊ के गुरु थे, हमारे जयलाल ताऊ जी भी थे, हमारे पिताजी भी थे, गुन्नर भाई साहब थे, सब लोग वहाँ पर थे। वहाँ जो चर्चाएँ होती थी ना, तो उसमें जिन्होंने सीखा उन्होंने बाद में घराना। अभी आजकल मैंने बीच में एक नाम रखा था, एक आर्टिकल मेरा मैंने छापा था कि आजकल क्या है कि कोई थोड़े टाइम सीखने के बाद साहिबाबाद में रहते हैं, उनने एक बच्चे को और सिखा दिया, उन्हें साहिबाबाद को घराना बना लिया। तो ये पावरफुल एक लेडी थी जिनके पति सचिव थे कला संस्कृति के, तो उनने रायगढ़ को उस घराने का नाम दे दिया। अब शायद एक और नृत्यांगना है जो IAS ऑफिसर भी रह चुकी है, वो कहती हैं कि अब उधर का भी एक घराने का नाम ले लें। तो ये मैं कहता हूँ घराने का नाम लो ही मत, सिर्फ डांस अच्छा करो, डांस अच्छा सिखाओ, डांस अच्छा सबको समझाओ, ये असली चीज़ है। क्योंकि अभी आप खाली घराने का नाम लेके अगर आप खाली कहें कि मैं इस घराने का हूँ और मैं कुछ करूँ नहीं, तो उसकी कोई वक्त नहीं है, कोई उसका मतलब कोई उस चीज़ को स्वीकार भी नहीं करेगा। और अगर कोई घराने का नहीं है, उसने बेचारे ने किसी से भी सीखा, छोटे से गुरु से सीख के आके इतना खूबसूरत नृत्य कर दिया कि आपका दिल खुश कर दिया, तो वही घराना है, उसके घर पे नृत्य का आना है। जी गुरु जी, क्या बात है। अच्छा गुरुजी, जैसे कथक में आजकल कंटेम्प्रेरी कथक, बॉलीवुड कथक, सूफी कथक ऐसे टर्म्स आ गए हैं, लोग ऐसे कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि कथक अपने आप में संपूर्ण है, तो कंटेम्प्रेरी कथक, बॉलीवुड सूफी का मतलब होता है कि अध्यात्म से जुड़ा हुआ। जी, हमारा जयपुर घराना वैसे अध्यात्म से जुड़ा हुआ था, उसको अब सूफी कथक नाम देके लोग दूसरे किस्म की सफ़ेद कपड़े पहन के आके और ऐसे ऐसे करना शुरू कर देंगे। वो खाली क्या है कि आजकल की जो कला संस्कृति के अंदर बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, उनको ज़्यादा मालूम तो होता नहीं है, तो आपको मालूम है, तो उनको प्रभावित करने के लिए ये सूफी नृत्य है ये। और जो अभी आपने कहा फ्यूज़न, जी, फ्यूज़न अगर खूबसूरती और लाता है आपके नृत्य में, अगर कथक नृत्य की बात करते हैं, कथक नृत्य में अगर फ्यूज़न करते हैं और उसमें और खूबसूरती लाता है तो वो फ्यूज़न है, नहीं तो वो कन्फ्यूज़न है। मैंने ऐसा देखा, काले कपड़े पहन के आ गई डांसर और फिर उल्टी खड़ी है, स्टेज खुला, पर्दा खुला, उल्टी खड़ी है काले कपड़े पहन के। कहाँ गया वो सौंदर्य शास्त्र जिसके अंदर हमारे ड्रेसेस को भी निखारा जाता है, हमारे श्रृंगार को देखा जाता है, हमारे भाव को देखा जाता है, हमारी हर अदा को देखा जाता है, उसमें आप आके ऐसे कर रहे हैं। मेरा प्रश्न अगला उसी पे है कि वेशभूषा में भी बहुत चेंजेस हैं, वेशभूषा में भी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। तो जैसे भरतनाट्यम डांसर्स, कुचिपुड़ी, साउथ इंडियन फॉर्म्स हैं और फॉर्म्स हैं, उसका वेशभूषा देखकर आप मालूम पड़ता है, पता लगा लेते हैं ये डांस फॉर्म है। कथक में ये है कि वही अनारकली आप पार्टी में भी पहन के जा रहे हैं, वही लहंगे उसमें, और हमने कथक में भी, तो उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कथक की क्या एक्चुअल वेशभूषा है। कथक में देखिए 2 प्रकार की वेशभूषा थी। एक जो ओरिजिनल थी तो वो तो सबकी अंगरखे, जैसे राजा के अंगरखे होते हैं, दुपट्टा,
और पहले तो बल्कि पगड़ी तक बांध के डांस करते थे लोग। मेरे ताऊ जी ने पगड़ी बांध के डांस किया, क्योंकि एक भगवान के मंदिर में है तो आपका सर नहीं दिखना चाहिए। लेकिन जब ये लखनऊ पहुंचा तो उनने उसकी जगह टोपी ले ली, एक जैकेट बना लिया, और वो अंगरखा की शेप है उसमें, और ये तो इसकी ओरिजिनल ड्रेस है। और अब भी आप अगर किसी भी चीज़ को चेंज करना चाहते हैं, अगर वो खूबसूरत लगती है तो ठीक है, लेकिन उसकी इंडिविजुअलिटी रहनी चाहिए कि आपने जो कपड़े पहने हैं उसको पहनते ही मालूम पड़े कि कौन सा नृत्य है। तो कथक का एक अलग ड्रेस है, वो जो अनारकली है कथक से ही इन्फ्लुएंस हुआ है। कथक नृत्य के अंदर जो खूबसूरती और उसकी जो ड्रेस है लखनऊ घराने की, और ये सब मिलके तो अनारकली का जो फैशन चला है वो कथक नृत्य से उन्होंने अडॉप्ट किया। जी। ये तो पहले कोई अनारकली इस किस्म से कोई अलग से कहलाती थी, तो ये कथक से ही निकली हुई ड्रेस है जिसका नाम अनारकली है। लेकिन कथक की ओरिजिनल ड्रेस जो है वो पहनते ही मालूम पड़ते कि कथक कलाकार आकर। गुरुजी, कथक अपने आप में हमारे जो क्लासिकल फॉर्म है इतना संपूर्ण है, अगर हम उसमें फ्यूजन करेंगे और डांस फॉर्म्स के साथ अमेलगमेशन करेंगे तो आपको क्या लगता है ये पॉजिटिव तरफ जा रहा है या नेगेटिव? इसमें पॉजिटिविटी है या नेगेटिविटी? मैंने अभी आपको बताया ना कि अगर उसमें निखार लाता है, उसको और खूबसूरती देता है फ्यूज़न, तब तो वो एक एक्सेप्टेबल चीज़ है और उसको सब लाइक भी करेंगे। लेकिन आप उसको ही अगर उसको विकृत रूप देके। जी गुरुजी। आप फ्यूज़न के बारे में पूछ रहे थे, तो किसी भी चीज़ में अच्छाई लाने के लिए अगर कुछ एडिशन किया जाता है और उस चीज़ को बिगाड़ा नहीं जाता है जो उसका कि ओरिजिनल जो है, तो वो तो फ्यूज़न एक्सेप्टेबल और उसका स्वागत भी होना चाहिए। लेकिन उस आपके जो इतनी गरिमा शैली है जिसको कि आप प्रस्तुत कर रहे हैं, और फ्यूज़न क्या है कि आप उसको विकृत ढंग से प्रस्तुत करते हैं, तो वो कन्फ्यूज़न है, दैट इज़ बिग कन्फ्यूज़न। और मैंने खुद देखा है, मेरे को दिल से दुख हुआ। एक बार मैंने एक नृत्यांगना का नृत्य देखा जो बहुत नामी नृत्यांगना है, काले कपड़े पहन के वो पीट करके पब्लिक की तरफ खड़ी हो गई, फिर घूम के जो भी डांस किया वो किया, लेकिन वो जो वेशभूषा थी उससे ही लग रहा था जैसे कोई किस किस्म का डांस है आई तो नहीं। तो कथक में तो श्रृंगार 16 श्रृंगार हम करते हैं। जब कोई नारी आती है तो उसको इतनी खूबसूरती से पेश करते हैं, जब कृष्ण आते हैं तो उनकी खूबसूरती से कैसे वो मोर मुकुट चाहे नहीं लगा रखा लेकिन वो जो दिखाते हैं ये तो इसकी खूबसूरती है। उसमें आप ऐसे ही विकृत रूप के वस्त्र पहन के आ जाओ और उसको फ्यूज़न कह के आप डांस करो, डांस भी फिर वैसे करो। और उनका डांस क्या है कि उनका जो डांस है वो सारा का सारा डांस, उनके डांस में 10% डांस होता है। उनके साथ संगीतकार इतने परफेक्ट लोग हैं आजकल कि वो उनके इतने से डांस को इतना बड़ा बना देते हैं। उसने थरिकेट किया तो थरिकेट 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 थरिकेट, तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। गुरुजी, आपके पिताजी नारायण प्रसाद जी, उनकी कोई अद्भुत रचना अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? एक सुनाऊं, 10 सुनाऊं या 50 सुनाऊं? आपकी जो इच्छा। जैसे 16 श्रृंगार बनाया, कृष्ण कन्हैया नागर नटवर पन घट पर तुम घेर लही है, राधा की बाहें पकड़ लही, मटकी छटकी पटकी छटपट राधा चीर चिनायक सटकी भाग, आगे देखत मग में ठाड़ बने, वंश बजावत गावत है तब नाच है, राम टुकड़ताम 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 नादिक छलांग छलांग मार के राधा को पकड़। राधा फिर कुछ बिगड़ी और कहने लगी, तुम ढीठ कन्हैया फागुन में बस लेऊंगी बदला। अब इसमें 16 श्रृंगार देखिए, मेहंदी लगाऊं, गजरा लगाऊं, मांग में तोरे मोती भराऊं, सिर पर टीका, कान में झूमर, नाक में नथबे सर पहनाऊं, गले में हसली हार पहना के भुज में बाजू बंद पहनाऊं, चुरियां कलाई उंगल आरसी, मेहंदी से तोरे हाथ रचाऊं,
कमर कनकती पैर में पायल वा के संग बिछिए पहनो कट में लहंगा अंग कंचुकी सर पर तोरे चुनर उड़ाऊं नागर नटवर याविद से तो नकसिक सोल सिंगार बना के नंद लला तो है नारी बना के नारायण के चंग में नचाऊं क्या बात है। अब ये तो अब आपके वजह से मैंने सुनाया है, लेकिन ये 16 श्रृंगार है। ऐसे ही उन्होंने 16 अंग बनाए। रास रचत नट वर कृष्ण कन्हैया धाकड़ दुमड़ तीर्थान धन मृदंग बजत सरंगी और बीन तान पूर करत ताल बजत आवत राध कर 16 श्रृंगार सकियन के झुंड कृष्ण चंद्र मंद मंद हसत हसत नृत्य का हसन दसन कसक मसक चमक दमक धूरन मुरन लचक अचक उजक झिझक चलत चाल हाव भाव कटाक्ष 16 अंग बनाव तना नक्षत्र राधा कृष्ण दो थरिंग तलांग तक 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 तुम तक तो ताम झिझक तक तक धराम कृष्ण सांवले राधा गौरी नारायण के मन बस गए जुगल जोड़ी मौसम में सुहावन राधा कृष्ण दो मैं पहले जैसे सीधे पाँव के चक्कर करता था ऐसे ही उल्टे करता था। फिर मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, मतलब शरारत में गिर गया था, पलस्तर बना था, उसके बाद डॉक्टर ने मना किया, तब मैंने एक पाँव के चक्कर उल्टे करने बंद। नहीं तो एक पाँव पे भी 5-6 चक्कर करने का गुरुओं के आशीर्वाद से रिकॉर्ड। ये तैयारी भी हमारे जयपुर की स्पेशलिटी है जी। आप बहुत अच्छा लगा गुरुजी आपसे बात करके, धन्यवाद।